नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ अंजलि यादव। देखिए, बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगे। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे बयान दिए, जीतन राम मांझी को लेकर दिए, फिर महिलाओं को लेकर। उसके बाद देखिए, विपक्ष तो उन पर निशाना साध ही रही। कहीं न कहीं अब अपनों के बीच भी अकेले रह गए हैं नीतीश कुमार। इसके मायने समझेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे अब नीतीश कुमार क्या कदम उठाएँगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी? फिलहाल क्योंकि नीतीश कुमार अकेले और अलग-थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ कुमार, हमारे सहयोगी पटना से, प्रीति शेखर जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सारिका पासवान जुड़ चुकी हैं आरजेडी से, डॉक्टर स्नेहा शिववर्धन जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता, राहुल जी जुड़ चुके हैं आरएलजेडी की तरफ से, वहीं अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कृष्णकांत जी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ स्नेहा सिंह जुड़ चुके हैं। स्नेहा सिंह जी, आप थे मेरे साथ उस दिन चर्चा में, जब हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर इस तरह से आप लोग ठीक है डिफेंड किया, कई बार मजबूरी होती है, लेकिन अब तो कांग्रेस के तरफ से स्टैंड भी ले लिया गया जब से उन्होंने जीतन राम मांझी को भी तू मैं किया। स्नेहा सिंह जी, क्या अब आने वाले वक्त में क्या होगा कांग्रेस का रुख? नाराजगी पहले से ही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस ने किनारा कर लिया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से राजनीतिक शुचिता का प्रतीक रही है और कांग्रेस पार्टी ने संस्कारों को हमेशा तवज्जो दिया है और अपने दल में, हमारे दल में भाषाई मर्यादा का बहुत ख्याल रखा जाता है। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगा आपको। 2015 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, जब पहली बार जब विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकल के, तो उस दौरान मैं सड़क पे जो आंदोलन होता था उसमें मैंने जो नारेबाजी के क्रम में एक अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया था और कांग्रेस के पूर्व विधायक थे बक्सर से, वो मुझे तत्काल रोकते हैं और रोकने के साथ कहते हैं कि कांग्रेस कल्चर वाली पार्टी है, डिसिप्लिन वाली पार्टी है, कांग्रेस में ऐसे शब्दों का कहीं से इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि राजनीति में विरोधाभास हो सकते हैं, विचारधारा की लड़ाई होती है, इससे ज्यादा ये व्यक्तिगत और किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की बातें हुई थी और तब से मैं भी इस पार्टी में गांठ बांध के इस बात को रखा हूं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब ऐसा बयान दिया है, अखिलेश बाबू ने बहुत मर्यादा के साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी जो तुम तड़ाम के शब्द होते हैं उनसे हमेशा किनारा करती रही है और हमेशा राजनीतिक शुचिता के प्रतीक रही है कांग्रेस पार्टी, और इस देश में वैचारिक क्रांति की भी प्रतीक रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से, मैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी के बयान को ही वापस से दोहराऊंगा कि राजनीतिक शुचिता को हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे और विचारों की लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है, इसे व्यक्तिगत या इसे कहीं से भी हम लोग आक्षेप या व्यक्तिगत उसे किसी तरीके से कलंकित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है वो चूंकि जीतन राम मांझी जी उनके सहयोगी रहे हैं और जीतन राम मांझी जी के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध भी रहा होगा, बावजूद इसके उन्होंने सदन में जैसे उन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो निश्चित तौर पर राजनीतिक सूचिता के तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम किनारा करेंगे इस बयान से। जी सौरभ, क्या कहेंगे? अब अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया, और देखिए अब वो वही कहते हैं ना कि स्नेहासिस जी कह रहे सुचिता की बात हो रही है, वक्त वक्त की बात है। सौरभ जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज जो हम लोगों का मुद्दा है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग की, उसके बाद ही जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने जो हमारे अनुरूप था, जो हम लोगों का मुद्दा था, उसी के अनुरूप उन्होंने अपना बयान दिया है। यानी हम लोग सही सोच रहे थे कि इस बयान के बाद, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनके जो भी सहयोगी पार्टी हैं उनको भी लगने लगा है कि नीतीश कुमार का जो बयान था वह बिल्कुल गलत था और उसकी जितनी भी निंदा करनी चाहिए या होनी चाहिए वो होगा निश्चित रूप से। और पहला जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी माफी मांग ली थी, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी थी उस पर भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि ये माफी मांगने का कहीं से भी मतलब नहीं हो सकता है, या जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी थी वो तरीका बिल्कुल ही गलत था। उसके बाद वो जीतन राम मांझी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से तुम तम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भले ही
उनके सहयोगी पार्टी जो है वो भले किनारा कर ले, लेकिन एनडीए के जो लोग हैं इस बयान के बाद नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो आगे भी इसे मुद्दा बनाने वाले हैं। कल जीतन राम मांझी जो हैं वो धरने पर बैठने वाले हैं। अंबेडकर मूर्ति के नीचे वो धरने पर बैठने वाले हैं। उनका जो धरना होगा वो मौन धरना होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया था कि नीतीश कुमार एक मुखौटा ओढ़े हुए हैं और असल में वो दलित विरोधी हैं, जिस तरीके से उन्होंने रामविलास पासवान का अपमान किया था, उसके बाद जीतन राम मांझी का अपमान किया, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रामविलास पासवान की जो पार्टी है, यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो भी सड़कों पर उतरेगी। नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन भी होगा, उनके खिलाफ नारेबाजी भी होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो बयान है और ये जो अब मुद्दा बन चुका है, तो बीजेपी या एनडीए इतनी आसानी से इस मुद्दा को छोड़ने वाली है, मुझे नहीं लगता। इसको पूरा बनाने की कोशिश की जाएगी और पूरा एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कि नीतीश कुमार जो हैं वो दलित विरोधी हैं। मुखौटा चाहे वो जो भी पहने हैं, लेकिन उनका जो बयान है, जो अक्सर जो आता है, वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी है। उसमें चर्चा रामविलास पासवान की भी की जाएगी और जीतन राम मांझी की भी। जी बिल्कुल सौरभ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जब बॉल आप फेंकेंगे तो विपक्ष को तो एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। प्रीति जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए अब नीतीश कुमार का तो अपने भी साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और अब सदन में देखिए किसी भी पार्टी के लिए, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि तमाम राजनीतिक दल यहाँ बैठे हुए हैं कि किसी भी पार्टी की तरफ से ऐसी गरिमा मेंटेन की जाती, कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं। फिलहाल मैं उस बयानों पे तो चर्चा नहीं कर रही, और ये सबको गरिमा का पालन करना चाहिए। नीतीश कुमार का मुद्दा भी गर्मा चुका है, और सबसे बड़ी बात है जो कि सौरभ हमेशा जिक्र करते आए हैं कि नीतीश कुमार बहुत सोच समझ कर अब तक बयान देते थे। पिछले साल अगर उनकी लंबी राजनीति को हम देखें, बहुत कम ऐसे मौके आए, मुझे तो याद नहीं इस तरह के मौके आए हैं। प्रीति जी, अब क्या विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? नमस्ते अंजलि जी। निश्चित रूप से देखिए ये मुद्दा मिलने की बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि बिहार की सत्ता को जो संभाले हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उनकी जिस प्रकार से लगातार उनके द्वारा वक्तव्य की बात हो या उनके आचरण और व्यवहार की बात हो, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अब उनकी मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि उतनी अप टू मार्क नहीं है जितना कि उस पद को संभालने के लिए होनी चाहिए। आप लगातार नजर दोहराएंगे तो कभी वो किस प्रकार से अशोक चौधरी जी को सामने के किसी व्यक्ति के मस्तक पर टीका लगा था तो उनको बिल्कुल पीछे से ढकेल के उनको टीका लगाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक चौधरी जी के ही पिताजी के जब पुण्यतिथि पर पहुंचे तो वहां पर पुष्प लेकर स्वयं अशोक चौधरी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे, जबकि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। और सदन में तो उन्होंने गरिमा को बिल्कुल मर्यादा को तार तार कर दिया, जो एक तरीका होता है बोलने का। आप कहीं पर भी अगर जैसा कि उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया तो सेक्स एजुकेशन भी यदि देना हो तो भी लोगों की एक मर्यादा होती किस प्रकार से अपनी बातों को रखे, लेकिन वो वैसी जगह तो नहीं थी जहां पर उनको इस प्रकार का आचरण व्यवहार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कि वो अपने आप को कहलाते थे कि मांझी जी को जब उन्होंने प्रोजेक्ट किया था तो एक वो अपने विषय में लोगों को यह मैसेज देने में वो सफल रहे थे कि उन्हें अपनी कुर्सी का मोह नहीं, और वो किसी को भी, और एक दलित समाज के नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंपी। लेकिन उसी दलित नेता के ऊपर जिस प्रकार से तुम तराक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और सदन में रहकर एक पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति उनकी यह धारणा की अरे ये तो कुछ जानता था, इसको तो हम बनाए हैं, यानी कि मेरी गलती से बन गया, यानी कि अब ऐसा लगता है कि उनका जो मन मस्तिष्क है वो स्थिर नहीं है। और दूसरा वो क्या बोल देंगे, क्या रिएक्शन उनका हो जाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात तो विपक्षियों को तो मुद्दा मिलता ही है, लेकिन उनके सहयोगी दल भी उससे बिल्कुल असहज हो जाते हैं कि अब उसके लिए उनको कोई भी, आप देखिए उनके बयान पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, कोई भी सिर्फ डिफेंड करने के लिए सिर्फ बोल रहे थे, लेकिन अंतर मन से कोई भी उनके पक्ष में खड़े हुए नजर नहीं आ रहे थे। चाहे आप देख लीजिए, अचानक से बोल देते हैं कि कांग्रेस को तो अब सिर्फ वहां अन्य राज्यों के चुनाव में व्यस्त है वो,
तो आप एक तरफ इंडिया अलायंस के संयोजक के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और आपने कोशिश भी किया कि विपक्षी एकता को आप मजबूत रखें, और दूसरी तरफ आप विपक्ष के प्रमुख दल जो सबसे मतलब राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस के प्रति आपने ऐसे विचार रख दिए। यानी कि आप क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे हैं और क्या जाहिर कर देंगे, यह इस पर आप स्वयं आपका कंट्रोल नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि बिहार के इस पूरी राजनीतिक जो परिदृश्य अभी जो उभर कर सामने आए हैं, उसमें से नैतिकता तो यही बनती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको अच्छे से अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, और बिहार को में तो मुझे लगता है कि जितने सारे नेता हैं उनके भी जो सहयोगी दल के लोग हैं उनको भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके दल के लोग ही कई लोग ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर कुछ खाद्य पदार्थ में ऐसा कुछ मिलाकर दिया जा रहा है जिससे कि वो इस प्रकार उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, और मुझे लगता है कि इसमें जांच की भी बहुत बड़ी जांच की भी आवश्यकता है। जी, कौन मिला के दे रहा है कि जिस तरह से आप सवाल पूछना था, सारिका जी ने जुड़ चुकी हैं। सारिका जी भी आप ही की पार्टी की तरफ इशारा है, क्या कहेंगी आप? क्योंकि बहुत बार ये सुन लिया मैंने। जी, मेरी आवाज जा रही है? जो भी अनम्यूट कर, बहुत इको हो रही है। सारिका जी आपकी आवाज में बहुत इको हो रही है। अभी जा रही है मेरी आवाज? जी हाँ, बेहतर है मैं ईयरफोन हटाकर ही बात करूं। देखिए अंजलि जी, लगातार जीतन राम मांझी जी पे हम चर्चा कर रहे हैं तकरीबन कई दिनों से, और अभी रिसेंटली जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हम तो 75 सालों से जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये वाकई में ये बहुत उन्होंने गंभीर आरोप जो है हिंदुत्व पे लगाया है उन्होंने, कि आज भी हमारे यहाँ जो ब्राह्मण पूजा पाठ के नाम पर आते हैं, वो अगर आते हैं हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 75% ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि मांस और मछली खाने वाले हैं, और आज वो उन हिंदुओं संगठन से जुड़े हुए या हिंदुत्व और सनातन के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही लोगों के बीच में एक वोट मांगने का तरीका बना के रखा है, या जो भी कहें अपनी राजनीति रोटी सेकने का हमेशा उन्होंने जरिया बनाया, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के वो बैठे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जीतन राम मांझी जी को, जिन्होंने की राम पे अभद्र टिप्पणी की थी, उन्होंने राम को उन्होंने काल्पनिक बताया था, राम के बारे में और ना जाने उन्होंने क्या क्या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके एवज में भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने कहा था कि जीतन राम मांझी की जिव्या काट के लाइए। आप समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसने जीतन राम मांझी जी की जिव्या काटने का फरमान जारी किया था, और आज पुनः जीतन राम मांझी जी जाके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं, और महज राजनीति रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ पाने के लिए, राजनीतिक लाभ पाने के लिए वो लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हम सब इस बात से अंजलि जी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी जी को अगर पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है तो इसके पीछे पूरा का पूरा श्रेय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। जिस वक्त जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, हम सब जानते हैं कि उस समय जनता दल यूनाइटेड को 117 सीटें आई थी, और नीतीश कुमार जी के नाम पर चेहरे से वोट किया था। सारिका जी, आपको मैं रोकने पर मजबूर हूँ, ठीक है, ये मैं भी आप जो कह रही है इस पे कोई डिनाई तो कर नहीं रहा, लेकिन अपने फैसले को ही मूर्खतापूर्ण बता रहे हैं नीतीश कुमार जी। अभी हमारे साथ डॉक्टर स्नेहा से भी जुड़े हुए। कांग्रेस ने तो स्टैंड ले लिया कि देखिए ऐसी मर्यादा और इस तरह से बोलना हम लोग उचित नहीं समझते। तो क्या आरजेडी की मजबूरी रह गई है, और क्या आपको लगता है अब तो नीतीश कुमार, देखिए सौरभ बताएंगे इस बात का, क्योंकि आप तो मीडिया से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद है हर सोमवार को जब पहले होता था जनता दरबार लाइव चल रहा, अब तो वो भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को वाकई कुछ याद नहीं रह रहा है। और मैंने इसलिए आप पे अभी सवाल क्योंकि प्रीति जी ये सवाल पूछ रही थी कि उन्हें ये बार बार राजनीतिक गलियारों से खबर और चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। बीजेपी कई बार ये सवाल उठा चुकी है और आरजेडी के लिए कहा जाता है। आप समझ सकती हैं कि इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या वजह है, आरजेडी के ऊपर क्यों बार बार इशारा उठ रहे हैं। सारिका जी क्या कहेंगे आप? मतलब किस तरह का इशारा अंजलि जी, मैं समझ नहीं पाई।
ठीक है सारिका जी। आपने शायद सुना नहीं होगा, प्रीति जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, और कई बार इनफैक्ट आपने भी सुना होगा, ये कहा जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी ये कई बार कह चुकी है, सम्राट चौधरी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए आरजेडी जिम्मेदार है, उन्हें कुछ खिलाया जा रहा है, कुछ जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी की बिल्कुल बात सामने मेरा आ रही है। मेरा आपसे पुनः पूछने का तात्पर्य इसलिए था, मैंने पुनः पूछा क्योंकि मैंने ये सुन भी लिया था, क्योंकि ये इतना गंभीर मसला है और ये इतना गंभीर आरोप है जो विपक्षियों के द्वारा हमारे ऊपर अगर लगाया जा रहा है, तो निस्संदेह मुझे लगता है अंजलि जी आप भी इन शब्दों को बोलते हुए जरूर है कि एक बार हिचकिचा रही हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस नैतिकता का स्तर इन्होंने गिराया है। और महज देखिए, हम सब जानते हैं कि आज जीतन राम मांझी जी के बेटे जो एमएलसी हैं, तो वो किसकी बदौलत है, किसकी देन है? अरे कोई विधानसभा चुनाव जीत करके वो नहीं आए थे, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी बनाया था। और अगर वो मंत्रिमंडल के पद पे थे तो किसके बदौलत थे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको मंत्रिमंडल में जगह दी थी। आज तो उनका भविष्य वर्तमान सब कुछ अंधकारमय है। अब वो कुछ लोगों के सहयोग से, और दुखद बात है, भारतीय जनता पार्टी जो दलितों का हमेशा शोषण, अपमान, अत्याचार करते आई है, चाहे केंद्र से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, आज तक उन्होंने दलितों का शोषण किया और आज पुनः दलितों का इस्तेमाल करके, एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करके आप अपने सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं को सारिका जी। जी सारिका जी आपसे मेरा सवाल है, आपने अभी जो कुछ भी कहा है कि सुमन मांझी को एमएलसी बनाने वाले राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानता है, ये बात बिल्कुल सही है। मंत्री बने वो नीतीश कुमार की मतलब नीतीश कुमार की देन है जो उन्होंने मतलब उनको मंत्री बनाया। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि क्या आपके नेता तेजस्वी यादव सदन के अंदर सुमन मांझी को तुमताम करेंगे? कारण उन्होंने एमएलसी बनाया, नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया, तो क्या तुमताम करेंगे? वो कहेंगे कि हमने तुमको एमएलसी बनाया, हमने तुमको मंत्री बनाया, तुमको कोई सेंस नहीं है, करेंगे आपके नेता? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं सौरभ जी, सबकी अपनी बात। और तो बनाने का, सारिका जी, बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि सदन के अंदर हम उसका अपमान करें। आपने बनाया था तो उस समय आपने एक मैसेज भी दिया था पूरे देश को कि हमने दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। बिल्कुल सौरभ, आपने उसका राजनीतिक फायदा भी लिया, आपने उसका राजनीतिक फायदा भी लिया, अगले चुनाव में आपने उसका राजनीतिक फायदा भी लिया, और अब आप उसी आदमी को सदन के अंदर कह रहे हैं कि तुमको कोई सेंस नहीं है। मेरा पागलपन था जो हमने तुमको बनाया, मेरी मूर्खता थी जो हमने बनाया। दूसरों के लिए भी क्या होता है ना कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये शोभा नहीं देता। सारिका जी, अगर आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव उस दिन भी रोक रहे थे, तो आप, अब ठीक है मजबूरी है डिफेंड करना, लेकिन आपको तो याद होगा जिस तरह से महिलाओं को लेकर सेक्स एजुकेशन, क्या वो जगह थी देने की, और तमाम विधायक वहां पे मौजूद थे, महिला असहज महसूस कर रहे थे। राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नीतीश कुमार को हो क्या गया है, अब ये सवाल उठेंगे राजनीतिक गलियारों में। इतने साल की राजनीति में नीतीश कुमार का हर एक बयान नपा तुला हुआ होता था, वो विपक्ष को लेकर भी ऐसे कभी बयानबाजी नहीं करते थे, और एक बार नहीं कई बार वो बीजेपी विधायकों को कह देते हमने बनाया, तुम हमारे साथ आए, कई बार वो मीडिया को कह देते आप लोगों को तो मजबूरी है, आप लोग बीजेपी का ही दिखाते। लेकिन ठीक है, अब इस तरह से बयान उन्होंने जब सदन में खुद अपने आप को कह रहे मैं मूर्ख था, तुम तराक नीतीश जीतन राम मांझी, तो अब तो देखिए आपने जब बॉल फेंका है तो क्यों नहीं विपक्ष सवाल उठाएगी। और बीजेपी, सारिका जी कह रही है कि ठीक है दलितों का क्या, जीतन राम मांझी तो कोई है नहीं राजनीतिक गलियारों में नए जो बीजेपी उनको कहेगी और उस करने लग जाएंगे, उनका अपमान हुआ है तो वो सवाल उठाएंगे। राहुल जी। अंजलि जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सारिका जी जब कह रही हैं कि किसी को, मतलब सुमन जी को अगर उन्होंने एमएलसी बनाया, तो राजनीति में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी को यूं ही नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को जिलाध्यक्ष भी बना रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भी बना रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना रहा है, या
एमएलसी, एमएलए, एमपी, राज्यसभा कुछ भी अगर देता है, एक टिकट भी देता है, तो उसके पीछे उस पार्टी का अपने मकसद होते हैं, उसके हित होते हैं और वो डिजर्व करता है तभी वो देता है। हाँ, नीतीश लालू जी कई बार ये चीज करते रहे हैं कि किसी को भी उठा करके वो देते हैं पॉलिटिक्स में, जैसे गया से एक सांसद उन्होंने बनाने का काम किया, अभी उन्होंने एक एमएलसी बनाने का काम किया, कई चीजों पर वो करते हैं, लेकिन उस एक सीट को वो राजनीतिक तौर पर इतनी बार वो भुनाते हैं कि उसकी वो पूरी कीमत वसूलते हैं। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मुझे याद है मैं उस समय सीपीआई में मैं था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मैं था, और जब चुनाव हार गए थे नीतीश कुमार जी, तब मांझी को बहुत मजबूरी में, मांझी जी को बहुत मजबूरी में, या कहिए कि पूरी प्रतिष्ठा उनकी नीतीश कुमार जी दांव लग गया था, तो उनका एक पॉलिटिकल स्टेटस होता है, वो संकट में चला गया और तब उसको बचाने के लिए उन्होंने एक चाल चला कि हम एक ऐसी गोटी चलते हैं जिससे कि हमारे हार को, एक जो सदमा लगा है उसको थोड़ा सा पैसिफाई किया जाए। तो उन्होंने एक महादलित कार्ड खेला और उस वक्त उन्होंने वो कदम उठाया। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आज जो बात कह रहे हैं, जो बात आपने जो सवाल पूछा, सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि नीतीश कुमार जी की जो मानसिक स्थिति है उसको अगर अलग अलग समय में आप देखेंगे तो वो अचानक से जब शांत बैठे हुए हैं, कोई उनको बात बुरी लगती है, वो ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब आप देखेंगे कई बार ऐसी मानसिक स्थिति वाले लोग होते हैं जब शांत बैठे हुए हैं लेकिन उनको कोई एक चीज बुरी लग जाती है तो उनको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार जी एक लंबी पारी खेले हैं राजनीति में, और सौरभ जी को मालूम होगा कि अगर कोई एक इनविटेशन भी अगर उनको कोई देने जाता था, चाहे प्रेस के साथ ही किसी कार्यक्रम के लिए अगर उनको इनविटेशन देने गया हो, तो वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और अगर उसको उनको कहीं कॉमा, फुल स्टॉप, अगर बिंदी, अगर कुछ भी छूट जाए तो वो सामने वाले को टोकते थे। अगर कोई उनके सामने भाषण देने में, अगर कोई बातचीत रखने में सुचिता का ध्यान नहीं रखता था, पहले के दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 2-3 साल पहले तक की बात है, तो वो वहां पर उस बात को वो टोकते थे। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक सुचिता को बचा करके राजनीति करने वाले लोग रहे हैं। 2005 के पहले का जो बिहार था और उसके पहले नीतीश सवाल ही उठ रहा है क्योंकि वो सुचिता को बचा के रखने वाले, और इस तरह से अगर लगातार नीतीश कुमार बयान देंगे तो सवाल उठेंगे। कृष्णकांत जी, देखिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए बिहार राज्य को इतने सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और एक बार नहीं कई बार, अगर इसको हम जवान फिसलना भी नहीं कहते, तो क्या नीतीश कुमार जी बयान देते हैं जब उन्होंने महिलाओं को, उन्हें खुद रियलाइज हुआ, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन सदन में, और देखिए उन्हें रोका जा रहा था फिर भी नहीं रुक रहे थे, वो इतने आवेश में आ जाते हैं। और ये राहुल जी की बात से मैं भी एग्री करूंगी, वो अचानक से सवाल उठते हैं तो वो सवाल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बात रही सही, देखिए एक तरफ वो यहाँ पर इंडिया अलायंस करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इतना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना सब कुछ करके अब वो खुद कांग्रेस पर सवाल उठाने लगे कि कांग्रेस चुनावी राज्यों में बिजी है, और फिर देखिए बातचीत हुई, अब फिर से इस तरह से लगातार बयान देते तो आप लोगों का साथ छूटेगा ही। कृष्णकांत जी, बिल्कुल सही अंजलि जी, जैसा राहुल जी ने बताया, प्रीति शेखर जी ने बताया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और ये तो चीज दिख रहा है। और चुनाव में जल्दी जल्दी आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो विपक्ष को तो एक बना बनाया मुद्दा है, तो वो तो उसको भुनाने की कोशिश करेगा। चाहे जैसे वो एक दलित को मुख्यमंत्री बनाए तो उन्होंने बनाने के साथ साथ भले वो क्रेडिट ले रहे हैं, तो उसको उसका राजनीतिक लाभ भी उन्होंने उठाया ही था, जैसा हमारे राहुल जी ने बोला, तो वो बात सही है। लेकिन ये भी देखिए कि यदि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और यदि खराब कर रहा है तो विपक्ष के लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि अभी वो और इंतजार करे, उनकी गलतियां और बढ़ते जाएगी डे बाय डे, चुनाव तक इतनी गलतियां बढ़ जाएगी, उनको चुनाव लड़ने के बजाय खुद ही जीत जाएंगे। वो एक तरह से वॉकओवर ही दे दिया उन्होंने। तो इस तरह से तो आपके लिए, विपक्ष के लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि उनकी गलतियों का फायदा उठाए, और अभी इस्तीफा दिलवा देंगे तो उनका तो शांति हो जाएगी। थोड़ी तो राहुल जी प्लीज थोड़ी सी। अब रही स्नासी पांडे जी ने, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हम दरकिनारे कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो कैसे आप उसको दरकिनार कर रहे हैं उस चीजों को जो आपका साथ दिया है, और आपकी पार्टी ने भी कितने सारे बयान दिए। आप कह रहे हैं कि कथनी और करनी में इनका कुछ और है, ये कह रहे हैं कि हमेशा कांग्रेस पार्टी अलग रही है। ऐसे आज तक तो हमने देखा राहुल गांधी जी ने गलतियां नहीं की हो, या उनके पार्टी के बहुत लोगों ने गलतियां नहीं की है। हर पार्टी के लोग गलतियां कर रहे हैं और सबके दाग जो है, जो दामन है, वो दाग से भरे पड़े हैं।
और एक दूसरे को दाग दिखा रहे हैं, अपना दाग खुद ही नहीं छिपा रहे हैं। तो ये चीज ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ अखिलेश बाबू जी उससे अलग है, मत पार्टियां जो है उनके साथ है और साथ रहेगी। आई थिंक ये बातों से, मुद्दों से वो अलग है। ऐसा नहीं है कि पार्टियां उन्होंने इंडी गठबंधन से अलग हो गया है। जहां तक मेरा समझना है कि जो उन्होंने नीतीश कुमार जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उस बातों को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नीतीश जी को उन्होंने छोड़ दिया। सबको समझ में आ रही है, सबको यही बात तो समझ में आ रही है, इसका कोई ये नहीं कह रहा है कि वो अलग। अंजलि जी, मैं एक छोटी सी बात मैं कृष्णकांत जी के ठीक है राहुल जी मैं पहले बस एक लाइन अंजलि जी, मैं कृष्णकांत जी को मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात आप जो कर रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति अगर लगातार बिगड़ती जाती है तो विपक्ष के लिए अच्छी बात है। ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर सोचने की बात नहीं है। 13 करोड़ बिहार को वो, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। 13 करोड़ लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं और ऐसा नेतृत्व जो मानसिक तौर पर अनस्टेबल हो। नहीं है जनता। कृष्णकांत जी चुनाव अपनी जगह पे है। सवाल आपके कहने से वो इस्तीफा नहीं देंगे ना। सवाल प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दिए क्या किसी मुद्दे पे? प्रधानमंत्री से मांगा गया तो किसी मुद्दे से अगर सदन में वो महिलाओं के प्रति बुरे तरीके से बात रखते हैं, अगर वो महादलित और दलित समाज में आने वाले किसी व्यक्ति के बारे में बुरे तरीके से बात रखते हैं, अगर बिहार के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं है तो ये तमाम चीजें तो कृष्णकांत जी लोकतंत्र के हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक दलित महिला के बारे में गलत बयान दिया था, वैश्या शब्दों से संबोधन किया था, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया ना। इस्तीफा जब जनता खुद ही बताती तो सबक दे देगी। इसमें आप इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अंजलि जी देखिए, बातों को कृष्णकांत जी के पता नहीं किस स्तर पे ले जाके उसे विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने भावातिरेक में मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी का भी नाम ले लिया। राहुल गांधी जी राजनीतिक शुचिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं इस देश में, और सत्य और अहिंसा के साथ अगर किसी ने इस देश में राजनीति की है तो उसका नाम है राहुल गांधी जी, जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगा। कृष्णकांत जी सुना जाए। कृष्णकांत जी दिक्कत देखिए क्या है, जब विश्लेषण करते हैं तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि दोनों पार्टी का विश्लेषण कर रहा हूं। नहीं एक सेकंड कृष्णकांत जी बोलने दिया जाए। तो जब बातें आप कह रहे थे तो आप पता नहीं किस ट्रैक पे चले गए गठबंधन का। मैं गठबंधन की बात में मैं बार बार बोल रहा हूं, इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एकजुट है और मजबूती के साथ हम काम कर रहे हैं। इस बयान को हम राजनीतिक सूचिता से जोड़ के इसी पे संभवतः डिबेट अंजलि जी करा रही हैं कि राजनीतिक सूचिता और वाणी पे जो नियंत्रण होता है एक राजनीतिक व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति की, इस पे बात हो रही है, ना कि अलायंस पे बात हो रही है। अलायंस आपने कहा कि कांग्रेस कभी भी ये गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करती है, तो कांग्रेस दूध से धुले नहीं है। सुना जाए, धैर्य से सुना जाए। मैंने बीच में नहीं टोका इसीलिए ताकि आपकी बात पूरी हो जाए और ये क्लियर हो जाए कि हमारी पार्टी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि राजनीतिक शुचिता का प्रतीक रही है। और बार बार मैं ये बात बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी संस्कारों को तवज्जो देने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने वैचारिक लड़ाई लड़ी है, विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। हम लोग तो अंग्रेजों के साथ भी जब लड़ते थे तो अहिंसा और सत्य के साथ हमने अपनी लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ पे वर्तमान में सभी पार्टी ऐसी बोलते हैं, अपने मुंह में बिट्टू सभी पार्टी होते हैं, अपने मुंह में। अंजलि जी तो बीच में बार मत बोलिए, बीच में स्नेहा सिंह जी मैं आपको यहाँ पे इसलिए रोक रही हूँ, ठीक है, मैं तब से सुन रही हूँ कांग्रेस पार्टी। एक देखिए नीतीश कुमार की बात की जाए, नीतीश कुमार जैसा कि राहुल जी भी जिक्र कर रहे थे, बहुत संयमित तरीके से हमेशा, आज हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं अभी बयानों का निकाल दूं, हर पार्टी से इतने बयान मुझे निकल जाएंगे ना कि जिसके मैं अभी 2 घंटे मुझे लग जाएंगे उस बयानों को सुनाने में। तो कोई भी राजनीतिक दल इसमें कोई धुला हुआ नहीं, हर कोई गरिमा को तार करता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजनीतिक शुचिता का प्रतीक रही है। अंजलि जी मैंने ये बात शुरू से बोला है और अब भी बोलूंगा। और रही बात जबरन किसी पार्टी को जबरन आप नहीं हमारे मुंह में शब्दों को मत डालिए। नीतीश कुमार जी को लेकर चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा और हो जा रही है, और इसलिए चर्चा इसलिए ज्यादा और गहमा गहमी हो चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार जी हमेशा से, मुझे याद है और ये बात आप सब एग्री करेंगे, संयमित बयान देते हैं, लेकिन हो क्या गया है और ये एक विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह से अगर गरिमा को तार होगा तो सवाल उठेगा। और नीतीश जी का अंजलि जी नीतीश जी का दिल इतना बड़ा रहा कि वो जब इस बयान को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिना सिर पैर के घुमा फिरा के उसको
दूसरे रंग में रंगना चाहा तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना बयान पे माफी भी मांग लिया। अब इससे बड़ा दिल क्या हो सकता है किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेता के लिए। अंजलि जी, इन्हीं के पार्टी के कन्हैया कुमार जी है सरेआम भाषण में जो देखिए मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। कन्हैया कुमार जी जो बयान दे रहे हैं खुलेआम मंच पे, इनको अपनी पार्टी को जाकर उनको बोलना चाहिए कि देखिए हमारे मर्यादा की पार्टी है, कम से कम कन्हैया जी को सिखाइए उनको। ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है। सौरभ, बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या, लेकिन नीतीश कुमार जी बयानों पे उनको संतुलन नहीं हो पा रहा है। आप एक दिन बयान देते हैं, माफी मांग लेते हैं, अगले दिन फिर आप किसी नेता का अपमान करते हैं, और किसी को मुझे नहीं लगता कि सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित माना जाएगा। आप किसी एक नेता और वरिष्ठ नेता के साथ तू तराक का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां से जस्टिफिकेशन होगा? कौन क्या कह रहा है कि उससे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। सौरभ, ठीक है, कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड लिया। अखिलेश सिंह जी ने कहा कि ठीक है, एक संयमित भाषा का इस्तेमाल। मुझे लगता है आरजेडी भी तो इस पर, सुधाकर सिंह जी तो हमेशा से ठीक है बोलते आए, उन्होंने इस बार भी बयान दिया, लेकिन आरजेडी भी तो अब समर्थन नहीं कर रही है ना, ये बात तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी समझ रही है। लेकिन थोड़ा बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या रुख करेंगे, और आने वाले 2024 चुनाव के लिए क्या आप मान सकते हैं कि एक महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं ये बयान इस तरह से अगर आते रहे तो मुश्किल, एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, सर्वे आया था, फिर आपने देखा बीजेपी ने भी समर्थन किया आरक्षण को लेकर, लेकिन इस तरह से बयान देकर कहते हैं ना कि आपने खुद मौका दे दिया है, और बीजेपी तो नहीं बुलवाने जा रही है नीतीश कुमार के इसमें बयान दे रही है कि आप बोलिए, या जीतन राम मांझी विरोध कर रहे हैं तो जीतन राम मांझी का अपना स्टैंड है, बीजेपी को तो मौका मिलेगा तो बीजेपी तो इस सवाल उठाएगी। सौरभ, कितना डैमेज कंट्रोल और कितनी बड़ी अब सीखने वाली और मंथन करने वाली, अब लगता है वक्त आ चुका है, नीतीश कुमार को खुद मंथन करना होगा। हालांकि वो मीडिया से दूरी बना रहे हैं, देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। सौरभ जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछले 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार बयान नहीं देते थे, मीडिया में भी वो यदा कदा बयान देते थे, मतलब 3-4 महीनों में एक आध बयान उनका आता था। मीडिया से लगभग वो हमेशा दूरी बनाकर ही रहते थे। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी, सारे विपक्ष के नेताओं को उन्होंने एक मंच पर लाने की वो लगातार कोशिश करते रहे और वो कामयाब भी हुए। तो आज उसी के कारण आज उनको जो विपक्षी एकता है उसका सूत्रधार भी उनको माना जाता है, यानी इंडिया गठबंधन का सूत्रधार भी उनको माना जाता है। उसके बाद अगर आप पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार का एक बयान नहीं है। जब राष्ट्रपति बिहार आई थी, मोतिहारी के मंच पर उन्होंने बीजेपी के साथ अपने संबंधों को लेकर उन्होंने पूरा बयान दे दिया कि मरते दम तक आप लोगों के साथ रहेगा, हमारा जो संबंध है वो कभी खत्म नहीं होगा। वहां जो महागठबंधन के लोग बैठे हुए थे, जो नेता बैठे हुए थे, वो असहज हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार जब पटना आए, जब सीपीआई के वो रैली में गए तो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया, मंच से उन्होंने कह दिया, जबकि उस बात का कोई जिक्र करने की वहां जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस का पूरा ध्यान जो है वो विधानसभा के चुनाव पर है, जबकि नीतीश कुमार को खुद समझना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है। अगर कोई भी पार्टी कहीं से चुनाव लड़ रही है तो उसका ध्यान वहां जाना नेचुरल बात है। उसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं पब्लिक मंच पर, उसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का कोई ध्यान इंडिया गठबंधन पर नहीं है। तो उनकी मंशा तो यही थी ना, वहां मौजूद लोगों को यही वो जताना चाहते थे। उसके बाद कांग्रेस, उस बयान के बाद कांग्रेस असहज हो गई। तो मुझे लगता है सौरभ, एक और भी मेरा सवाल है, जब आप ये बात बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और राज्यों में चुनाव उसके बाद ही कांग्रेस स्टैंड लेगी, आप भी समझते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश टफ फाइट है, लेकिन सौरभ क्या नीतीश कुमार जी की कहीं एक खींच तो नहीं? क्योंकि कई बार आप जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता, आपने देखा एक तरीके से कह सकते हैं सौरभ, आपने तस्वीरों को अगर आप गौर फरमाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा काम किया, सभी विपक्षी पार्टी को एक मंच पर लाया, 3 बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को क्या मिला? नीतीश कुमार को अब तक कुछ भी नहीं मिला। उनके पार्टी के नेता
और कार्यकर्ता जो चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, कारण वो हमेशा मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूं केंद्र में बीजेपी की सरकार जो है वो हट जाए, उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करें, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो खीस है, वो जो नाराजगी है, वो जो गुस्सा है कि नीतीश कुमार को अभी तक कुछ नहीं मिला है, चाहे वो संयोजक का पद हो या फिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार का पद हो, तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं उनके मन में है और वो उनके बयानों के जरिए यदा कदा वो बाहर आ रहा है, मुझे यही लगता है जी। और बिल्कुल मुझे ये भी लगता है कि अगर नीतीश कुमार पर कंट्रोल नहीं किया गया, नीतीश कुमार ऐसे ही अगर बयानबाजी करते रहे 2024 से पहले, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। अगर बिल्कुल नीतीश कुमार सौरभ, खुद ये पर ऐलान कंट्रोल भी हो नहीं करते चुका हैं। है और अब मुझे लगता है कि महागठबंधन को एक साथ इस पर चिंतन भी करना होगा, मंथन भी करना होगा और खुद नीतीश कुमार जी को सोचना होगा कि आप क्या बयान दे रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है और ये सबसे ज्यादा असर महागठबंधन पर होगा। देखने वाली बात यह है कि सौरभ इसका कितना और इम्पैक्ट होगा, क्योंकि विपक्ष को तो आपने बैठे बैठाए मुद्दा दे ही दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जी अब अपनों के बीच ही अलग थलग रह गए। अब क्या इस पर मंथन होगा? क्या नीतीश कुमार को खुद रियलाइज हो रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो यही समझ में आ रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।